नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते ही इसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरीज में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, फिर एमसीक्यूज लगाते हैं और फिर वन लाइनर लगाते हैं। तो जब इस तरीके से पढ़ाई होती है एक बार में ही सब कुछ कवर कर लिया जाता है, इसलिए एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अमूमन लोग दोस्तों केवल थ्योरीज पढ़ते रहते हैं और थ्योरीज में भी रिवीजन नहीं करते हैं और एमसीक्यूज और वन लाइनर तो छोड़ ही दीजिए। तो इसीलिए 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें एक साथ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलता सब चला जाएगा। तो अब हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग अनुच्छेद 130 तक पढ़ डाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार में हम लोग दो शक्तियां और क्षेत्राधिकार देखते हैं। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। आज की क्लास पूरी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पर होगी। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 131 आता है और जो अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार में इतने आते हैं, मतलब अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है। दीवानी और सिविल मामलों में अपील अनुच्छेद 133 के तहत की जा सकती है। अभी देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। ठीक है, ये सब जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वो सब हम लोगों को पता चलता जाएगा। दांडिक या आपराधिक मामलों में अपील अनुच्छेद 134 में है। अनुच्छेद 134 है ये, ठीक है, अनुच्छेद 134 में है। अपील के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमको उच्च न्यायालय से होती है, तो वो अनुच्छेद 134 के ए में है। फिर विशेष अनुमति से अपील होती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति ली जाती है, वो अनुच्छेद 136 है दोस्तों। ठीक है, ये चीज हो गई, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अब उसके बाद अलग से आता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 में है, जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेते हैं। फिर आता है अभिलेख न्यायालय के रूप में क्षेत्राधिकार, ये अनुच्छेद 129 में। हम लोग पिछली क्लास बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अभिलेख न्यायालय के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, तो अनुच्छेद 137 में है ये। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 दोस्तों इसमें है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है इसको, या आरंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है, या कहीं कहीं मौलिक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है और कहीं कहीं मूल क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। तो सब एक ही नाम है। अगर क्वेश्चन में अगर ये सारे नाम आते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन सभी नामों में से कोई भी नाम आ सकता है, प्रारंभिक, आरंभिक, मूल, मौलिक। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो प्रारंभिक या आरंभिक या मूल या मौलिक क्षेत्राधिकार मतलब ऐसे क्षेत्राधिकार होते हैं जो उसका मूल होता है, जो उसका प्रारंभ होता है, उसका आरंभ होता है, मतलब केवल और केवल यहीं लाए जा सकते हैं, केवल और केवल सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही उठाए जा सकते हैं, वो होते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में है। ठीक है, ये ध्यान देना है, मतलब शुरुआत हो रही है। अब अनुच्छेद 130 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 131 से क्षेत्राधिकार की शुरुआत हो जाती है। और जो पहला क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 131 का जो एक है, ये आरंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करता है। और यहीं से फिर 132 से हम लोग शुरू हो जाएंगे, 133 से शुरू हो जाएंगे, वो भी पढ़ेंगे। ठीक, अब देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मतलब ये केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही लाए जा सकते हैं और सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। और समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, समवर्ती का मतलब इसके साथ साथ कहीं और भी जाया जा सकता है। जैसे हम लोग अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन के तहत क्रमशः उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन कहीं भी जा सकते हैं, तो ये समवर्ती आरंभिक क्षेत्राधिकार हो गया। ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में केवल और केवल सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ऐसे मामले होते हैं जो सीधे और केवल सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब सीधे और केवल सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है, ना ही किसी प्राधिकरण के पास, ना ही किसी उच्च न्यायालय के पास, ना ही किसी अन्य न्यायालय के पास। ठीक है, तो मतलब अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में अनन्य मतलब अन्य, अन्य मतलब अन्य हो गया। ठीक है, अन्य में नहीं जाया जा सकता, अन्य में नहीं मतलब केवल सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है,
अगर अनन्य में दिक्कत हो रही तो संधि विच्छेद करके हम लोग इसका अच्छे से समझ सकते हैं। तो अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में केवल और केवल सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, कहीं और नहीं जा सकते। ठीक है, हमको इतनी अधिकारिता मिल जाती है कि अगर ऐसा मामला आता है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। ठीक है, वो कौन से मामले होते हैं जिसमें अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के रूप में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है? वो केंद्र राज्य विवाद। मान लीजिए वर्तमान में भाजपा सरकार है, ठीक है, और वर्तमान में मान लीजिए किसी राज्य सरकार का कोई विवाद हो जाता है, तो केंद्र और राज्य का कोई विवाद हो जाता है अगर, तो सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। राज्य सरकारों के मध्य विवाद, मान लीजिए कोई राज्य सरकार, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसके बीच में कोई विवाद हो गया, तो राज्य का अगर विवाद होगा तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। उच्च न्यायालय में इसलिए नहीं जाया जाएगा क्योंकि कौन से उच्च न्यायालय में जाएगा मामला तो या तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की बात है, तो किसके क्षेत्राधिकार में लगभग आएगा? या तो मध्य प्रदेश के या तो उत्तर प्रदेश के। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के पास जाता है तो हो सकता है वो उत्तर प्रदेश के साथ गलत कर दे, या उत्तर प्रदेश के साथ जाता है तो या हो सकता है मध्य प्रदेश के साथ गलत कर दे। इसीलिए राज्य के मध्य विवाद वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और उसी प्रकार से केंद्र और राज्य का विवाद भी है कि नहीं, केंद्र और राज्य का विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। या तीसरा मामला है भारत सरकार एक तरफ हो गई एवं कुछ राज्य एक तरफ हो गए, मतलब भारत सरकार हो गई और मान लीजिए कुछ सरकारें हो गई, मान लीजिए वर्तमान भाजपा सरकार है या भारत सरकार एक तरफ हो गई और जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वो एक तरफ हो गई। ठीक है, और अन्य राज्य सरकारें एक तरफ हो गई, और ऐसे संबंध में कोई विवाद उठता, कोई मामला उठता, तो वो कहाँ जाएगा? तो किसी उच्च न्यायालय में तो जा नहीं सकता है, तो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे भी मामले जाते हैं। या हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब पढ़ रहे थे तो उनके निर्वाचन संबंधी विवाद अनुच्छेद 71 के तहत कहां जा सकता था? केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं जो केवल और सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, कहीं अन्य नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो कौन कौन से हो गए? केंद्र और राज्य का विवाद, राज्य का विवाद हो गया, केंद्र सरकार और कुछ राज्य और एक तरफ और कुछ राज्य एक तरफ, तो इनका विवाद हो गया। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद अनुच्छेद 71 के तहत, है कि नहीं? ये केवल और केवल सीधे और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आ जाता है ये। ठीक है, अब इसके अपवाद भी कुछ हैं, ये देख लेते कौन कौन से मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपवाद। देख लेते हैं वे संधियां या संविदाएं, मतलब वे संधियां हो गई जो संविधान लागू होने से पहले की गई हो। मतलब हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। मतलब संविधान लागू होने के पहले अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो, वे संधियां संविधान जो संविधान लागू होने से पहले की गई हो, वो नहीं जाएगा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक हो गया, मतलब संविधान लागू होने के बाद अगर कोई मामला आता है तो वो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में सीधा। अनुच्छेद 262 के संदर्भ में, अच्छा 262 में क्या है? नदी जल विवाद है कि नहीं? तो नदी जल विवाद के संदर्भ में सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है। तो उनके लिए एक अलग प्राधिकरण का गठन किया जाता है, नदी जल विवाद बोर्ड का गठन किया जाता है, नदी जल विवाद समाधान अधिकरण का गठन किया जाता है कि नहीं? ये चीज ध्यान देनी है अनुच्छेद 262 के तहत। ठीक, ये हो जाता है। अनुच्छेद 280 के संदर्भ में, 280 मतलब वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग के संबंध में कोई विवाद आता है तो उसके बारे में भी प्राधिकरण का गठन किया जाता है, तो उसके बारे में भी सीधा सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता। ऐसे ही जो कानून या जो संधियां या जो संविधाएं संविधान लागू होने से पहले की हो, उसके बारे में भी नहीं जाया जा सकता है सीधा सर्वोच्च न्यायालय में, उसके बारे में भी प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। ठीक, ध्यान देना है। क्षतिपूर्ति संबंधी मामला, अभी हम लोग देखे थे जीएसटी के क्षतिपूर्ति का मामला था, है कि नहीं? तो ये सब क्षतिपूर्ति संबंधी मामला, कोई क्षतिपूर्ति होती है तो उसके बारे में प्राधिकरण का गठन किया जाता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में सीधा जाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान देना है। वाणिज्यिक विवाद, उद्योग और वाणिज्य से संबंधित कोई विवाद हो गया तो उसके बारे में नहीं सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक, ये ध्यान देना। और खर्चों के समायोजन के बीच, ठीक है, खर्चों का समायोजन जो होता है इस संदर्भ में भी हम लोग सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं होता है। कहने का मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आती हैं, कौन कौन सी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं समवर्ती क्षेत्राधिकार। मतलब समवर्ती क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में तो आते हैं और साथ ही साथ अन्य न्यायालयों में भी उठाए जा सकते हैं। और वो अन्य न्यायालय कौन सा है? हाई कोर्ट है। और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन से ऐसे मामले जाते हैं
जो अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद होते हैं, वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाते हैं। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में आता है, ठीक है। प्रारंभ हो रहा है 130 के बाद से, तो एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उसके बाद अपीली क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 132 से 133, 134 ए, 134 भी है, 136 भी, ठीक है। ये सारी चीजें अपीली क्षेत्राधिकार में आ जाती हैं, ठीक है। तो अपीली क्षेत्राधिकार के बारे में हम लोग अगले सेशंस में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अपीली क्षेत्राधिकार के साथ। जय हिंद, जय भारत।